बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साजिद महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट अगर आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों का इजाफा होगा। तो ये बेसिकली एक फार्म था जिस पे मैं विज़िट करने गया हूँ। तो इस फार्म पे कुछ केसेस थे जो कि मैं देखने गया हूँ, बट इस केसेस के साथ मैंने जो सोचा कि इस फार्म का जो मुकम्मल ओवरव्यू लिया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो इस फार्म में हमने फिर जो था पूरे फार्म का चक्कर लगाया और साथ चीज़ों को हम साथ साथ स्टेप बाय स्टेप एलेबोरेट भी करते जाते हैं। तो इस फार्म में काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो टेक्निकली इम्प्रूव हो सकती थी और जिनका डेफिनेटली फ़ायदा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस फार्म का जो हर्ड साइज़ था वो इनके पास 400 जो थी वो होल्स्टीन फ्रीजियन एनिमल थे। उनमें से कुछ जो थे वो क्रॉस के थे। साथ इन्होंने 60 के राउंड अबाउट इनके पास बफलो थी और 200 इनके पास गोट थी। और साथ ये फैटने का भी अपना काम करते हैं। 25 से 30 एनिमल जो हैं वो फैटने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस फार्म का जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि इनके जो दो शेड थे बेसिकली। एक जो था वो जो आप देख रहे हैं ऑस्टिन फ्रीजन का ये शेड है। ये पूरा जो इन्होंने है वो मॉडर्न तरीके से बनाया हुआ है। बफलो और जो गोट के लिए वो रवायती इन्होंने शेड बनाए हुए हैं। तो इस सबसे पहले हम इस शेड को डिस्कस करते हैं जिसको आप देख रहे हैं वीडियो में सामने। तो इस शेड में काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो मुझे लगता था कि इम्प्रूव हो सकती हैं और टेक्निकली मैं साथ इसका लॉजिक भी दूंगा कि कौन सी चीज़ें इसमें बेहतर हो सकती थी। और यही वो गलतियाँ होती हैं जो हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप लोगों के अगर स्ट्रक्चर को देखते हुए अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब हम बनाते होते हैं उस वक्त हमें नहीं लगता होता, हम उस वक्त लगता है कि ये चीज़ें ठीक कर रहे हैं, बट जब जैसे ही फार्म आगे जाता है तो फिर हमें महसूस होता है कि ये चीज़ें हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस शेड में जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं एच बीम शेड है जो कि ज़बरदस्त है। अभी तो बनाना इस टाइम जिससे जैसे हालात हैं लोहे के तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, कॉस्टली बनता है, बट ये एच बीम शेड है, ज़बरदस्त शेड था। अब इसमें जो चीज़ें थी वो इम्प्रूव वाली वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैंने चीज़ फील की कि इनका जो फीडिंग टेबल था, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, तो ये फीडिंग टेबल जो था तकरीबन ये 20 से 25 फुट का था, जो कि नॉर्मली हम अपने फार्म्स पे या बहुत सारे फार्म्स पे देखते होते हैं 16 से 18 फीट का होता है। तो ये इतना बड़ा फीडिंग टेबल रखने का जो था वो फ़ायदा नहीं था। अब इस इतना बड़ा जब इन्होंने फीडिंग टेबल रखा है तो उसके पीछे अगर हम जाएँ दूसरी साइड पे, तो जहाँ पे एनिमल स्टैंडिंग एरिया है फीडिंग टेबल पे, वो एरिया कम हो गया। वहाँ पे इन्होंने गली जो थी वो 8 से 10 फीट की रखी या 12 फीट की। तो वहाँ पे ट्रैफिक नॉर्मली एनिमल्स की ज़्यादा होती है। कुछ एनिमल्स फीड पे खड़े होते हैं और कुछ एनिमल्स इनको पीछे से क्रॉस करके फीड टेबल पे आना होता है। तो ये गली अगर बड़ी होगी तो डेफिनेटली एनिमल की जो ट्रैफिक है, एनिमल आसानी से आगे पीछे से गुजर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एनिमल खड़ा है तो उसके पीछे से दूसरा एनिमल सिंगल एनिमल पास कर सकता है, लेकिन अगर दो एनिमल पास करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो एक ये टेक्निकली इनकी जो थी वो मुझे गलती लग रही थी। बाकी मैंने ये कंसल्ट भी किया उनसे कि आपने ये टेबल क्यों ज़्यादा रखा, तो उनका ये था कि इसकी जो वेंटिलेशन है वो ज़्यादा बेटर तरीके से होगी कि जब हम फीडिंग टेबल को बड़ा रखेंगे। हालांकि इस तरह नहीं होता। जब आपने फीडिंग टेबल को इतना बड़ा रख दिया है तो उससे क्या होगा कि आपके पीछे जो एनिमल्स की स्टैंडिंग एरिया है वो या पीछे बैक साइड की जो गली है उसकी स्पेस कम हो जाती है। अब जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो फीडिंग टेबल पे स्टैंडिंग एरिया की गली है वो तकरीबन 10 से 12 फीट की है। और इस तरह हम अगर स्टॉल्स पे जाएं तो स्टॉल्स भी इन्होंने जो है वो 14 से 16 फीट के रखे हुए हैं और लास्ट वाली जो गली है वो तकरीबन 8 फीट की रखी है। अब होता क्या है कि जब आपने फीडिंग टेबल को बड़ा किया है तो एनिमल की जो स्पेस है वो पीछे कम रहेगी। अब साइडों से जो हीट होती है आपकी शेड के वो ज़्यादा होती है। एनिमल प्रेफर करते हैं शेड के सेंटर में जाने की या जहाँ पे डार्क एरिया होता है। वो एनिमल वहाँ से मूव करके हमेशा ठंडी जगह पे बैठने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो फीडिंग टेबल वाली साइड पे जो बंकर होते हैं वहाँ पे एनिमल फुल कैपेसिटी में बैठते हैं गर्मियों में, जबकि दूसरी साइड पे जिस साइड पे पिछली गली होती है या शेड की ओपनिंग होती है उस साइड पे एनिमल कम बैठना पसंद करते हैं और कम खड़ा होना पसंद करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे आपकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। तो एनिमल्स को जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा लगता है वो वहाँ पे बैठना पसंद नहीं करते, वो अंदर वाली साइड पे आना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि सिनेरियो ये था कि पीछे जो स्पेस थी वो कम होगी, तो अब एनिमल्स जो हैं वो मजबूरन उनको, अगर आपने फुल कैपेसिटी में बनाना है शेड तो आपको वहाँ पे जो है वो एनिमल्स को स्पेस देना पड़ेगी। तो वो एनिमल्स जो हैं वहाँ पे बैठेंगे तो डेफिनेटली वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। दूसरा आपने अगर देखा हो
तो स्टाल्स की जो हाइट है फर्श से वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 फुट की हाइट है। तो 1.5 फुट की हाइट पे जब एनिमल स्टाल्स में जाके बैठते हैं तो वो एक जो सीढ़ी है उस समझ लें सीढ़ी को क्रॉस करके उसके ऊपर बैठते हैं। तो वो एनिमल्स के लिए जो स्टाल्स में जाना और वहाँ से निकलना समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है। अगर 3rd-4th लोकेशन के एनिमल्स हों तो समटाइम इनके स्लिप होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये भी एक टेक्निकली जो थी वो इनमी की गलती थी। तो अगर ये 6 इंच की होती, 8 इंच की होती तो एनिमल आसानी से ऊपर नीचे जा सकते थे। दूसरा आपने ये देखा है कि इन स्टार्स में आपने देखा है कि सैंड की हालत काफ़ी जो है वो बुरी है। जो एनिमल्स हैं वो कीचड़ में बैठे हुए हैं, बाहर भी ओपन एरिया में और फीडिंग स्टॉल्स में भी। तो उसकी रीज़न भी यही है कि जब अगर आप इतनी ऊंचा रखेंगे इस स्टॉल्स को तो उसमें सैंड फिल करना भी मुश्किल हो जाती है, और सैंड जब फिल करते हैं तो उसको वो एनिमल्स जो हैं वो फिर आसानी से बाहर निकाल देते हैं, तो आपको फिल रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये तो इनकी शेड में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप सोचा आपके साथ शेयर की जाए। सो जब भी आप शेड बनाएं तो किसी टेक्निकल बंदे से लाजमी कंसल्ट करें ताकि इन एरर से आपसे बचा जाए। और देखें आपने स्ट्रक्चर पे पूरे पैसे लगाए हैं, लेकिन आप अगर स्ट्रक्चर से पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते तो इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा कम होता है। तो जब भी शेड बनाएं किसी टेक्निकल बंदे से कंसल्ट करके ही शेड बनाएं ताकि आपके जो हैं वो फार्म पे इस तरह के इश्यूज़ ना आए। तो ये इनका शेड का विजिट था। इसमें बाकी आपने ओपन एरियाज़ में भी इनके देखा है काफ़ी सारा जो था वो कीचड़ वगैरह था, सफाई का कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं था। बट डेफिनेटली ये हो सकता है हम 12 बजे गए थे तो उस टाइम सफाई ना हो। बट अगर आप अपने फार्म पे क्लीनिंग जो है वो मोस्टली अच्छी रखते हैं तो आपके फार्म पे जो मोस्टली डिजीज़ होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो ये इनका पार्लर था। पार्लर भी एक मुझे इसमें ये चीज़ लगी कि इसकी जो डायरेक्शन थी वो ईस्ट वेस्ट नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम यहाँ पे धूप भी आ सकती थी। तो पार्लर की डायरेक्शन भी टेक्निकली वो ठीक नहीं थी, बट कोई मे बी उनकी डायरेक्शन लैंड की इस तरह हो इसलिए उन्होंने बनाया हुआ। तो ये हॉस्पिटल इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली 2 केस थे जो मैं देखने के लिए गया था। तो यहाँ पे मुझे जो कॉल आई थी वो यही आई थी कि 2 एनिमल्स हमारे हैं जो कि एलडीए में हैं, तो आप इनको चेक करें और ऑपरेट करें। तो इसी मकसद के लिए बेसिकली मैं इस फॉर्म पे गया था। तो जब मैंने पहले एनिमल को देखा, जैसे कि ये सामने लगा हुआ है, तो इस एनिमल में एलडीए नहीं था, ये एनिमल फ्रेशली पार्चुरेट था। और हुआ ये था कि बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा था। तो जब बच्चा पुल किया गया तो असिस्टेड काविंग करवाई गई, तो इसके अंदर ट्रैक आप देख रहे हैं सारा फट गया था, टीयर हो गया था इसकी वजाइना भी, और जो है वो हो सकता है यूट्रस में भी टीयर्स आ गए। तो उसकी वजह से एनिमल्स में अंदर जो था वो जितने कट लगे हुए थे वहाँ पे रेशा पड़ गया था, जिसकी वजह से एनिमल को टेम्परेचर भी रहता था 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। साथ ये था कि एनिमल जो था इस हाई टेम्परेचर की वजह से इतनी गर्मी में ऑफ फीड भी हो रहा था। तो ये डॉक्टर साहब ने जो वहाँ पे थे उन्होंने जो था वो ये फील किया कि ये मे बी एलडीए की तरफ जा रही है, बट एलडीए इसको नहीं था। इसका र्यूमन भी तकरीबन मोटिलिटी कर रहा था, बट 50% कर रहा था, वो भी इसीलिए क्योंकि एनिमल सीवियर स्ट्रेस में था। तो इस एनिमल को हमने चेक किया और इसकी डेफिनेटली एलडीए नहीं था, और इसकी ट्रीटमेंट हमने डॉक्टर साहब को बता दी थी, वो इंशाल्लाह कैरी करेंगे और उम्मीद है काफ जो है जानवर जो है वो जल्दी बेहतर हो जाएगा। तो ये दूसरा केस था, इसमें भी एलडीए सुजेस्ट किया गया था कि था, लेकिन ये एनिमल भी जो चेक करने के बाद पता चला कि इसमें एलडीए नहीं था। ह्यूमन को भी चेक किया गया तो ह्यूमन की मोटिलिटी ठीक थी। सो ये एनिमल जो था वो हेल्दी था, इसमें कोई इशू नहीं था। बट इसमें जो मेजर चीज़ नोटिस की गई थी वो ये था कि इसके फ्रंट राइट जो लेग थी उसके ऊपर इसको चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये लेम में था और उसी वजह से ये स्ट्रेस में था, जिसकी वजह से कम फीड ले रहा था। बाकी ये नॉर्मल एनिमल था, तो इसकी ट्रीटमेंट भी जो थी वो सजेस्ट की गई है। तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी एनिमल जो था वो रिकवर हो जाएगा। तो एलडीए चेक करने के बाद हमने इसका जो था र्यूमन चेक किया। तो र्यूमन की नॉर्मली ये है कि 1 मिनट में 2 दफ़ा मोटिलिटी होती है। तो अगर मोटिलिटी हो तो इट्स मीन ये होता है कि एनिमल जो है वो प्रॉपर जो फीड है वो ले रहा है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है। समटाइम जो र्यूमन है वो उसकी मोटिलिटी रुक जाती है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो गोबर भी नहीं करता और फीड इनटेक भी उसका कम हो जाता है। तो जब भी आपने एनिमल को चेक करना है इस तरह के केसेस में तो र्यूमन को भी लाजमी चेक करना है, ताकि आपको आइडिया हो कि एनिमल जो है वो नॉर्मल उसका र्यूमन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली जब वर्क प्रॉपर नहीं करेगा तो उसकी आप ट्रीटमेंट करेंगे, बट अगर नॉर्मल वर्क कर रहा है तो इट्स मीन र्यूमन आपका एनिमल का ठीक है, कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से एनिमल जो है वो प्रॉपर फीड नहीं ले रहा। तो जब भी आपने एनिमल्स को चेक करना है तो फिजिकली आपने सारे पैरामीटर्स को देखना है ताकि 1 बाय 1 आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ जो है वो एनिमल में
डिस्टर्ब कर रही है, और देन आप उसकी उसी लिहाज से फिर ट्रीटमेंट करते होते हैं। तो एलडीए में एक और चीज़ हम जो नोट करते हैं वो ये होती है कि आप फीसिस को देखते होते हैं। तो एलडीए में नॉर्मली क्या होता है कि जब एलडीए होता है तो आपको पता है कि ट्रू डाइजेशन जो होती है वो एबोमिज्म में होती है। तो अगर जानवर जो है वो एलडीए में चला जाता है तो उसकी जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होती, यानी खुराक हज़म नहीं होती। तो जब खुराक हज़म नहीं होती तो जानवर को डायरिया लग जाता होता है। तो उससे भी आप ये चीज़ फील कर सकते हैं कि जानवर जो है वो एलडीए में है, अगर उसको आफ्टर काविंग डायरिया लग गया था। तो जानवरों को मुकम्मल चेक करने के बाद हम इनके अगले शेड्स की तरफ गए। तो ये जो शेड आप देख रहे हैं ये इनके गोट्स के शेड है। यहाँ पे इन्होंने 200 जो है वो गोट्स रखी हुई हैं। तो वो अभी जो थे उसको ग्रेजिंग के लिए ले गए थे, इसलिए वो हम नहीं देख सके। तो आगे हम गए इसके बाद। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं साथ, यहाँ पे इन्होंने जो है अपने फैटने के मेल काव्स रखे हुए थे। ये मेल काव्स ये सेल नहीं करते थे, इनको फैटने के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ मेल जो हैं वो कुर्बानी पे टारगेट करते हैं, और कुछ जो हैं वो नॉर्मली जो हैं वो सेल कर देते होते हैं। तो कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी इनकी, बट डेफिनेटली क्योंकि ये एनिमल जो थे, जो मेल थे, वो फैटने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इनको इतनी अच्छी कंडीशन की ज़रूरत भी नहीं होती। तो मिनिमम सी ये इनको फीड देते थे, ग्रीन फॉडर देते हैं। बाकी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं शेड का, वो भी इतना कोई अच्छा खासा नहीं है। तो ये एनिमल इन्होंने जो है वो फैटने के लिए रखे हुए थे। तो ये प्रोजेक्ट भी उनका ठीक था, बट ये प्रोजेक्ट उस वक्त ठीक रहता है जब आपको मार्केटेड प्राइसेस जो हैं वो अच्छी मिलती हैं मीट की। इसमें सिंपल जो बेस्ट होता है वो ये है कि आप एनिमल अपना तैयार कर लेते हैं, अच्छा ख़रीद के उसको अच्छा तैयार कर लेते हैं। बट जब तक आपको मार्केट में इसकी प्राइस एग्जैक्टली नहीं मिलती तो फैटनिंग का पाकिस्तान में जो सिनेरियो है वो काफ़ी मुश्किल है कि उससे आप प्रॉफिट कमा सकें। तो इसके बाद हम आगे गए हैं। ये इनका जो शेड था, ये इन्होंने आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे बफलो रखी हुई हैं, और राइट साइड पे इन्होंने काव्स और जो हीफर्स थी वो रखी हुई थी। तो इस शेड में भी ये आप शेड देख रहे हैं, ये रवायती तरीके से जो है हमारा कंक्रीट का शेड है, और जैसे कि हम पहले बनाते होते थे। तो ये शेड जो हैं वो बफलो के लिए तो ठीक हैं, बट डेफिनेटली एग्जोटिक जो जानवर हैं उनके लिए ये शेड प्रॉपर जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे वो फिर वही वेंटिलेशन और जो है वो हीट के इश्यूज आते हैं। बाकी इस शेड में भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसमें आप अगर ऑब्जर्व करें तो जो बफलो हैं यहाँ पे, इनको फीड जो ये कर रहे हैं वो साइलेज और वंडा ऑफर कर रहे हैं। तो एक तो जब भी आप बफलो को साइलेज और वंडा डालते हैं, वंडा भी तकरीबन ये 3 लीटर पे 1 kg डाल रहे थे। तो जब भी आप बफलो को ख़ास करके वंडा और साइलेज डालते हैं तो ये जो जानवर है ये इसका BCS इतना ज़्यादा हो जाता है, फैटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको खुराक ज़्यादा मिल रही होती है और वो दूध जो है वो इस हिसाब से नहीं दे रही होती। तो ये काव्स भी आप देख रहे हैं। तो अगर इस तरह आप काव्स को अपनी कंडीशन में रखेंगे तो वो डेफिनेटली जो है वो काफ़ी सारे आपके रिस्क पे होते हैं, और डिफरेंट बीमारियां जो हैं वो आ सकती हैं। सो काव्स को जहाँ भी रखें पूरा प्रॉपर क्लीन एरिया में रखें, कोशिश करें उनकी सुबह शाम सफाई करें, उसमें गोबर ना हो, ब्लैक मट्टी ना हो, और पानी उनका जो हो वो साफ़ हो, और फीड जो आप उनको ऑफर कर रहे हैं वो भी क्लीन। तो काव्स को जितना आप क्लीन रखते हैं डेफिनेटली उतना ही आपके लिए वो ज़्यादा जो है वो नहीं। अगर सफाई नहीं रखते तो हम डिफरेंट बीमारियों को जो है वो दावत देते हैं कि वो आएँ और हमारे काव्स की मोर्टेलिटी करो। डेफिनेटली फिर मोर्टेलिटी होती भी है, क्योंकि कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बफलो में इनका काफ़ी सारी मैंने डिटेल्स ली हैं कि आपको ये बफलो जो है वो प्रॉफिटेबल आ रही हैं या नहीं आ रही। तो इसमें सिंपल यही था कि जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि डेफिनेटली बफलो का प्रोजेक्ट जो है वो हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा, क्योंकि इनका मिल्क प्रोडक्शन वो कहते हैं काफ़ी कम होता है। तकरीबन सबसे कहते हैं जो अच्छी हमारे पास बफलो है वो 12 से 15 लीटर दूध दे देती है, बट वो उसका जो लैक्टेशन लेंथ है वो कम है। तो ये बेसिकली उन्होंने रखे इसलिए थे कि ताकि उनके जो मिल्क के सॉलिड्स हैं, टोटल TS हैं, वो ज़्यादा हो जाएं। तो इसमें अगर आप जो चीज़ें हैं वो देखें तो एक तो इनको साइलेज और वनडे की वजह से ये इतनी फैटी मुझे लग रही थी, यानी बहुत ही मोटी हो गई थी। तो इतना अगर आप बफलो को मोटा करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए जो फिर है वो प्रॉब्लम करती है इन टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। वो जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगी, हीट में नहीं आएगी, और वो ज़्यादा दूध भी नहीं देती। तो बफलो में आपकी जो फीड है वो आपने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल रखना होता है। तो फीड जब आप साइलेज और वंडा डालते हैं तो वो डेफिनेट। तो ये आज की वीडियो थी बेसिकली। इसमें
फार्म का ओवरव्यू मैंने पूरा दिया है। कोशिश की है आपने जो सारी चीज़ें हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करके क्लियर करें, और ताकि आप इन चीज़ों से जो इस फार्म पे गलतियां हुई हैं वो उनसे आप सीखें और अपने जो फार्म है उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन गलतियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और अपने फार्म को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास टाइम पे इस तरह की वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।